अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार हमारा ज्यादा हाइप नहीं बनेगा तो लोगों का हमारे ऊपर ध्यान कम जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी हम प्रॉपर्टी ज्यादा बेच पाएंगे। हमारे लिए ये बहुत अच्छा होगा। प्रकाश भी अभिनव से एग्री कर रहा था, लेकिन उसे फिर भी एक डाउट था और वो बोला, लेकिन बॉस, अगर हम लोग इस बार भी स्पॉटलाइट में रहते तो हमारी इमेज के लिए कितना अच्छा होता। अभिनव ने एक नजर प्रकाश की ओर देखा और बोला, सबसे ऊंचे पेड़ ही सबसे पहले तूफानों में गिरते हैं, और वापस कंप्यूटर स्क्रीन पर डेटा चेक करने लगा। ये बात सुनकर प्रकाश मानो किसी गहरे थॉट में डूब गया। दूसरी तरफ मुंबई में स्काई ग्लोबल की एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने एक काले रंग की लग्जरी कार खड़ी थी। उसमें अनन्या, उसके दादाजी एक अनजान आदमी के साथ बैठे हुए थे। खिड़की का दरवाजा नीचे करके हरदेवपाल ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा अभिनव, तुम वाकई में एक टाइगर हो। तभी अनन्या ने चिढ़ते हुए कहा, दादाजी, इसमें अच्छा क्या है? इस बार अभिनव ने सचमुच में बहुत बड़ी गलती कर दी। पिछली बार उसने पूरे शहर के सामने एक धमाकेदार एंट्री की थी, लेकिन इस बार ज्यादा पैसा कमाने के लालच के चक्कर में 3 प्रॉपर्टी एक साथ ही सेल करने लगा है। अगर इस बार भी केवल एक ही प्रॉपर्टी की सेल होती और पिछली बार वाली हाइप बन जाती तो स्काई ग्लोबल का नाम लोगों के दिलों में हमेशा के लिए छप जाता। तभी उस अनजान आदमी ने कहा, मैंने भी वो धमाकेदार एंट्री देखी थी और तुम्हें भी उस इवेंट में नोटिस किया था। मुझे नहीं लगता कि उसकी प्री सेल्स की ज्यादा हाइप थी। वो सब कुछ तुम्हारी प्रेजेंस की वजह से ही हुआ था। अनन्या शर्माते हुए बोली, अंकल प्लीज। तभी हरदेवपाल ने मुस्कुराकर कहा, विक्रम, अनन्या को छेड़ना बंद करो। ये सुनकर अनन्या का अंकल विक्रम जोरों से हंसने लगा और बोला, अब मैं भी क्या करूं? आखिरी बार जब मैंने अनन्या को देखा था तब वो एक छोटी बच्ची थी, और अब जब मैं लौट कर आया हूं तो ये हम लोगों को अपने पसंद का लड़का दिखा रही है। ये कहते हुए विक्रम ने ड्राइवर से कहा, अब जल्दी से गाड़ी एयरपोर्ट की तरफ ले चलो, हमें कनाडा की फ्लाइट भी पकड़नी है। गाड़ी तेजी से हाईवे पर आगे बढ़ने लगी। दरअसल हरदेवपाल और बाकी की फैमिली अभिनव के साथ अनन्या की शादी के लिए तैयार थी, लेकिन अनन्या का अंकल जो इटली बेस्ड था और इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन बिजनेस चलाता था, वो एक बार अभिनव को टेस्ट करना चाहता था। इसलिए वो हरदेवपाल के साथ मिलकर अभिनव से मिलने कनाडा जा रहा था। तभी अनन्या ने हरदेवपाल से पूछा, दादाजी, लेकिन आपको अभिनव की इस स्ट्रेटजी में क्या खासियत दिख रही है? आई फील इट्स मिस्ड अपॉर्चुनिटी। तभी विक्रम ने कहा, तुम गलत समझ रही हो अनन्या। अगर वो एक एक करके धीरे धीरे प्रॉपर्टीज रिलीज करता तो आसानी से अच्छा पैसा कमाते हुए अपनी कंपनी का नाम भी फेमस करवा सकता था। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, तेज तूफानों में हमेशा ऊंचे पेड़ ही पहले गिरते हैं। जो चिड़िया पेड़ की आड़ में से सिर बाहर निकालती है, उसी को शिकारी अपना निशाना बनाता है। बहुत ज्यादा एक्सपोजर केवल डिजास्टर ही लेकर आता है। इस वक्त मुंबई में ये रिनोवेशन प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा अटेंशन में है। अभिनव जितनी जल्दी ग्रोथ करेगा उतना ज्यादा उससे जलने वाले लोग भी बढ़ेंगे। इसलिए कम प्रॉफिट में सक्सेसफुली काम करना अभिनव के लिए ज्यादा अच्छा है, ताकि वो अपने दुश्मनों के रडार पर न आ जाए। कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में पीठ में खंजर घोंपने वाले बहुत घूमते हैं। आई एम इम्प्रेस्ड। अपने अंकल को अभिनव की तारीफ करते हुए सुनकर अनन्या मन ही मन में खुश होने लगी और मुस्कुराते हुए बोली, दादाजी, अंकल, तो फिर अभिनव से मिलने का आपने क्या प्लान किया है? लास्ट टाइम नताशा वाले इंसिडेंट के बाद अनन्या ने अपने दिल को काफी समझाया था, तब जाकर वो अभिनव को एक्सेप्ट कर पाई थी। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, कनाडा में मेरा बहुत पुराना जिगरी दोस्त रहता है, के स्वामी, जज स्वामी। मैं उसके और अपने बाकी कुछ दोस्तों के साथ मिलकर अभिनव को टेस्ट करूंगा कि वाकई वो तुम्हारे लायक है या नहीं। अचानक कार के अंदर का माहौल काफी सीरियस हो गया था। हरदेवपाल ने घबराते हुए कहा, बस एक बात का ध्यान रखना, अपनी लिमिट्स क्रॉस मत करना। अभिनव ही अच्छा लड़का है, लेकिन बहुत पावरफुल भी है। विक्रम ने एटीट्यूड के साथ कहा, आपका अभिनव होगा पावरफुल लेकिन वो एक लोकल प्लेयर है
आई एम इंटरनेशनल। और वैसे भी अनन्या, तुम्हारी पिछली बार भी उससे शादी हुई थी ना? जहाँ तक मुझे अंदाजा है उसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं निकला था, वरना तुम लोगों को डाइवोर्स लेना ही नहीं पड़ता। हरदेव पाल बीच में बात काटते हुए बोले, लेकिन उस सब में सनी की गलती थी। विक्रम ने हाथ दिखाकर हरदेव पाल को चुप करा दिया और ठंडे लहजे में बोला, वो चाहे कुछ भी हो, आई ओनली केयर अबाउट रिजल्ट्स। क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने लाखों करोड़ों की ये दौलत शोहरत कमाई है, लेकिन कभी शादी नहीं कर पाया क्योंकि मुझे सही इंसान नहीं मिला। और मैं नहीं चाहता कि अनन्या भविष्य में जाकर किसी बेकार आदमी से शादी कर ले। अनन्या, अगर वो लड़का मुझे पसंद नहीं आया तो तुम्हारे लिए मैं यूएस, ब्रिटेन, यहाँ तक कि रॉयल फैमिली का भी लड़का ढूंढ कर निकालूंगा, लेकिन किसी गलत लड़के के साथ तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा। अनन्या ने हिम्मत करके कहा, लेकिन अंकल, वो सच में मुझसे प्यार करता है। विक्रम ने थोड़ा नरम होकर प्यार भरी आवाज में कहा, केवल प्यार ही एक सक्सेसफुल शादी के लिए काफी नहीं होता, और भी कई चीजें होती हैं। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं जानबूझकर उसे परेशान नहीं करूंगा। वैसे भी मेरे ऊपर उसका फर्स्ट इंप्रेशन काफी अच्छा पड़ा है। ये कहकर विक्रम ने अनन्या को गले से लगा लिया और कुछ ही देर बाद वो कनाडा की फ्लाइट लेकर वहां से निकल गए। दूसरी तरफ अभिनव अपनी कंपनी के ऑफिस में बैठा हुआ था। उसे अनन्या या उसके अंकल की इस प्लानिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं था। उसका पूरा ध्यान इस वक्त अपनी प्री सेल्स के रियल टाइम डेटा पर था, जो लगातार अच्छा आ रहा था। डेटा देखकर अभिनव को उम्मीद थी कि अगले हफ्ते के अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज आसानी से बेच देगा। इस तरह से उसने मुनाफा भी कमा लिया था और साथ ही ज्यादा लोगों का ध्यान भी उस पर नहीं गया था। शाम के 5 बजे अभिनव ने प्रकाश को वीडियो कॉल करके रात के लिए सक्सेस पार्टी अरेंज करने के लिए कह दिया। साथ ही कनाडा वाले ऑफिस में भी पार्टी की तैयारियां शुरू हो गई। तभी अभिनव की डेस्क पर एक विजिटिंग कार्ड आया। विजिटिंग कार्ड पर केवल 3 लेटर्स लिखे थे, द क्राउन क्लब। ये कार्ड एक तरह से इनविटेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। अभिनव ने वुल्फ की ओर देखते हुए कहा, ये किसने भेजा है? वुल्फ ने कहा, एक जवान लड़का आया था, उसने ये विजिटिंग कार्ड दिया और कहा कि ये आपको दे दूं, और फिर बिना कुछ कहे चला गया। अभिनव ने उस इनविटेशन कार्ड को अच्छे से ऑब्जर्व किया तो उसे समझ आया कि वो सचमुच में एक रियल कार्ड था, लेकिन उस कार्ड में खासियत थी कि होस्ट का नाम नहीं लिखा हुआ था। अभिनव ने अपने आप से कहा, कहीं ये कार्ड मिस्टर स्वामी ने तो नहीं भेजा है? अगर सचमुच ये कार्ड मिस्टर स्वामी ने भेजा है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। उनका इस शहर में जो स्टेटस है, मैं उन्हें इग्नोर नहीं कर सकता। अभिनव ने ऑफिस में सभी मामूली लोगों को पार्टी करने के लिए कह दिया और खुद घर जाकर जज स्वामी से मिलने की तैयारियां करने लगा। रात के वक्त अभिनव क्राउन क्लब के पास पहुंचा ही था, उससे अंदर से लोगों के हंसने और रही थी। क्राउन क्लब का ऑरा ही अलग था। लोग तो वहां अंदर जाने का सपना भी नहीं देख सकते थे, लेकिन जो लोग इस क्लब में रेगुलरली आते थे उन्हें पता था कि द क्राउन का असली मजा बांस के जंगल के पीछे मौजूद उस खास कोठा में था, जहां लोग शांति की खोज में आते थे। केवल कुछ ही खास लोग उस एरिया को एक्सेस कर पाते थे। पिछली बार अम्बा जी आई थी और इस बार विक्रम ने बांस के कॉटेज में बैठकर जज स्वामी की पीठ पर जोर से मारते हुए हंसकर कहा, स्वामी, मैं अपना बिजनेस करने के लिए पूरी दुनिया के चक्कर लगाता रहा और तू कनाडा में बैठकर बहुत बड़ा आदमी हो गया। अगर शहर का कोई मामूली इंसान जज स्वामी को इस तरह हंसी मजाक करते देख लेता तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते। जज स्वामी ने हंसते हुए कहा, विक्रम, अपनी बकवास बंद कर। इतने साल हुए जब से तूने अपने इस दोस्त को याद नहीं किया, शर्म कर। चल, आज सजा के तौर पर हम दोनों ड्रिंकिंग कंपटीशन करेंगे। जब तक कोई बेहोश नहीं हो जाता तब तक मैं भी तेरे साथ पीता रहूंगा। माय ओपन चैलेंज। नॉर्मली जज स्वामी बहुत ही शांत रहा करते थे, लेकिन आज उनका मूड कुछ और ही लग रहा था। तभी विक्रम ने बात को मोड़ते हुए कहा, अब तुम लोग बकवास करना बंद करो, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज रात हम लोग यहाँ इसलिए जमा हुए हैं
क्योंकि मेरी भतीजी को एक लड़का पसंद आया है। तुम लोग तो जानते ही होंगे कि मैंने जिंदगी भर शादी नहीं की क्योंकि मुझे अच्छी लड़की नहीं मिली, और मैं चाहता हूँ कि अनन्या भी किसी अच्छे लड़के से ही शादी करे, वरना ना करे। मैंने उस लड़के को इनवाइट किया है। हम सब मिलकर उसकी वाट लगाएंगे और देखेंगे कि वो हम लोगों का प्रेशर झेल पाता है या नहीं। अनन्या, जो वही पास में ही बैठी थी, उसे देखकर जज स्वामी थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोला, अनन्या, क्या हम लोग पहले भी कहीं मिले? तभी विक्रम ने मजाक करते हुए कहा, तुम अब बूढ़े हो गए हो स्वामी, और नशे के बाद तो तुम्हें वैसे भी सब कोई जाने पहचाने ही लगते हैं। अनन्या ने अपने आप से कहा, मैं तो मिस्टर स्वामी से कभी नहीं मिली। अगर इन्होंने मुझे देखा भी होगा तो शायद अभिनव के लास्ट टाइम हुए प्री सेल इवेंट पर देखा होगा। तभी जज स्वामी ने गुस्से से विक्रम को घूरते हुए कहा, बूढ़ा होगा तेरा बाप, मैं तो अभी जवान हूं। तभी अचानक मिस्टर स्वामी की नजर हरदेव पाल पर पड़ी और वो मुंह छुपाते हुए बोला, सॉरी सॉरी अंकल, मेरा वो मतलब नहीं था। हरदेव पाल ने भी हंसते हुए कहा, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा क्या मतलब था, लेकिन कोई बात नहीं, आज खुशी का दिन है, सब एंजॉय करो। जज स्वामी ने तुरंत सीरियस होते हुए कहा, हाँ ठीक है, आने दो उस लड़के को, मैं उसकी अच्छी खबर लूंगा। वैसे वो लड़का है कौन? विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, अरे उससे आने तो दो, फिर इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। बांस के जंगल के पीछे बने हुए कोर्टयार्ड में हंसी और मजाक की आवाजें आ रही थी। अनन्या चुपचाप एक कोने में कुर्सी पर बैठी हुई थी और उन सभी उम्र दराज लोगों को आपस में हंसते और मजाक करते हुए देख रही थी। जज स्वामी के अलावा वहां पर मॉडर्न एंड क्लासिक पेंटिंग्स के बहुत बड़े एक्सपर्ट रघुवीर सोलंकी भी मौजूद थे, जिन्हें इंटरनेशनली भी बहुत ज्यादा क्रेडिबल माना जाता था। साथ में ही डॉक्टर अरविंद कृष्णन भी थे, जिन्हें मेडिसिन की दुनिया में बहुत सम्मानित माना जाता था। अनन्या हैरान थी कि विक्रम इतने सारे पॉपुलर लोगों को जानता था। तभी विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, अरविंद, कई साल हो गए तुम्हें मिले, तुम इंटरनेशनल मेडिसिन कम्युनिटी के डायरेक्टर भी बन गए हो। मैं कई बार फॉरेन मेडिकल जर्नल में तुम्हारे ऊपर आर्टिकल पढ़ता रहता हूँ। अरविंद ने मजाक करते हुए कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, आर्टिकल तो मैं पैसे देकर लिखवाता हूँ। अगर किसी की तारीफ होनी ही चाहिए तो वो अपने रघुवीर भाई की होनी चाहिए। ये तो इंटरनेशनल लेवल पर जाने माने फेमस पेंटर है, करोड़ों की पेंटिंग्स बेचते हैं। रघुवीर चश्मा लगाते हुए जेंटलमैन की तरह बोला, पेंटिंग की कीमत तो देखने वाले की नजरों में है, कोई माने तो करोड़ों की, न माने तो एक कागज का टुकड़ा, लेकिन असली पैसा तो अपने विक्रम ने छापा है। इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी, बड़े बड़े ऑयल वेल्स, सिलिकॉन वैली के बड़े बड़े स्टार्टअप्स में फंडिंग करने वाले मिस्टर विक्रम पाल सिंह। तभी जज स्वामी ने बात को बीच में काटते हुए कहा, ये सब बातें बंद करो इस वक्त, हमें विक्रम ने एक बहुत जरूरी काम के लिए बुलाया है, हमें उसकी भतीजी अनन्या के पसंद के लड़के को टेस्ट करना है। ये सुनते ही दोनों अरविंद और रघुवीर एक्साइटेड हो गए और एक साथ बोले, कहाँ है लड़का, जल्दी बुलाओ, इस काम के लिए तो हमारे पास टाइम ही टाइम है। उन सब की बातें सुनकर अनन्या बहुत नर्वस हो रही थी और अपनी उंगलियां चटका रही थी। तभी हरदेव पाल ने अनन्या को समझाते हुए कहा, चिंता मत करो, मुझे अभिनव पर पूरा भरोसा है, वो इन सब को बहुत ज्यादा इंप्रेस करेगा और फिर ये लोग खुशी खुशी तुम्हारा हाथ उसके हाथ में दे देंगे। अनन्या ने शांत होते हुए कहा, थैंक यू दादाजी। ठीक उसी वक्त अभिनव अपनी महंगी गाड़ी में क्लब के बाहर पहुंचा और गार्ड को इनविटेशन कार्ड दिखाकर अंदर की तरफ बढ़ गया। पार्किंग में गाड़ी लगाने के बाद अभिनव ने हंसराज और कबीर को बाहर ही इंतजार करने के लिए कहा। जज स्वामी ने पहली बार अभिनव को बुलाया था, इसलिए वो पर्सनली जाकर उनसे मीटिंग करना चाहता था। अब आगे क्या होगा जब सिक्योरिटी गार्ड के पीछे पीछे चलते हुए फाइनली अभिनव उस छोटे से कोर्टयार्ड में पहुंचा, जहां पर अंदर से हंसी मजाक की आवाजें आ रही थी। अभिनव हैरान रह गया और वो खुद से बोला, लगता है मिस्टर स्वामी के अलावा और भी लोग यहाँ मौजूद हैं। लेकिन अभिनव को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपने हाथों में गिफ्ट लिए हुए सिक्योरिटी मैनेजर के पीछे पीछे
उस बैम्बू फॉरेस्ट को क्रॉस करते हुए एक छोटे से कोर्टयार्ड में पहुंच गया। कोर्टयार्ड का मेन हॉल क्रॉस करते हुए सिक्योरिटी मैनेजर ने अंदर आवाज लगाकर कहा, सर, मिस्टर अभिनव आ चुके हैं। अचानक ही मेन रूम में चल रही हंसी मजाक एकदम बंद हो गई और अनन्या की एक्साइटेड आवाज आई, उसे अंदर भेज दो। अनन्या की आवाज सुनकर अभिनव हैरान रह गया। उसे अनन्या के वहां होने की उम्मीद ही नहीं थी। अभिनव अपने आप से बोला, इसका मतलब मुझे इनविटेशन मिस्टर स्वामी ने नहीं भेजा था। आखिर यहां सब चल क्या रहा है? तभी अभिनव को मेन रूम में से निकलते हुए बहुत ही खूबसूरत लड़की मुस्कुराते हुए आती हुई दिखाई दी, जो कि और कोई नहीं अनन्या ही थी। अनन्या हंसते हुए बोली, कैसा लगा सरप्राइज? तुमने यहाँ मुझे देखने की उम्मीद नहीं की होगी, है ना? अभिनव, जो अभी तक शौक की वजह से अपनी जगह पर खड़ा था, अचानक होश में आया और वो अपने आप से घबराहट में बोला, अगर अनन्या यहाँ है, इसका मतलब अनन्या के दादाजी भी यही होंगे। ये सोचते ही अभिनव ने अपने हाथ में पकड़े हुए गिफ्ट को देखा और एम्बेरस फील करने लगा। दरअसल अभिनव को लगा था कि उसे मिस्टर स्वामी ने बुलाया था, इसलिए वो केवल उन्हीं के लिए स्पेशल गिफ्ट तैयार करके लाया था। लेकिन अब सारा खेल बदल चुका था। वहां अनन्या और अनन्या के दादाजी भी थे और इतने लंबे समय बाद पहली मीटिंग के लिए वो कोई गिफ्ट लेकर नहीं आया था। अभिनव को अपनी जगह पर चुपचाप खड़ा देखकर अनन्या ने दौड़कर उसके हाथ पकड़ लिए और उसे अंदर खींचते हुए बोली, अब खड़े खड़े यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर चलो ना। अभिनव ने ऑकवर्डली कहा, तुम वापस आ गई थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अनन्या मुस्कुराते हुए बोली, अंकल ने तुम्हें बताने से मना किया था, वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन अब तो तुम्हें पता चल गया ना। अभिनव थोड़ा स्ट्रेस में था। ये देखकर अनन्या ने कहा, इट्स फाइन, अंकल और उनके दोस्त आए हैं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं, उनको गिफ्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभिनव के पास इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो अंदर की ओर चल पड़ा। दूसरी तरफ अंदर विक्रम को देखते हुए जज स्वामी ने कहा, चिंता मत करो विक्रम, आज हम उस लड़के को इतना प्रेशर देंगे कि वो हीरे की तरह चमक कर निकलेगा। रघुवीर ने सिर हिलाया और बोला, अच्छा हुआ कि हम लोग सब साथ में हैं, उस लड़के की आज अच्छी खिंचाई करेंगे। ये सुनकर विक्रम धीमे से मुस्कुराया और फिर वो तीनों अभिनव के अंदर आने का इंतजार करने लगे। तभी अभिनव थोड़ा एम्बेरस फील करता हुआ कमरे में एंटर हुआ। अभिनव को देखते ही डॉक्टर अनिरुद्ध और जज स्वामी के चेहरे पर शौक साफ दिखने लगा और वो एक दूसरे को घबराहट के मारे देखने लगे। स्वामी को अभिनव की असली आइडेंटिटी के बारे में पता था, यहाँ तक कि अनिरुद्ध भी अपने इंटरनल सोर्सेस के थ्रू जानता था कि अभिनव असल में कौन था। डॉक्टर अनिरुद्ध के मुंह से निकला, विक्रम, ये तुम्हारा होने वाला दामाद है, तुम इस पर नजर रखने के लिए बोल रहे थे। डॉक्टर अनिरुद्ध का रिएक्शन देखकर मिस्टर स्वामी तुरंत समझ गए कि डॉक्टर अनिरुद्ध को भी अभिनव की आइडेंटिटी के बारे में पता था। दूसरी तरफ अभिनव भी कमरे में आकर हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे फेमस और पावरफुल लोग उसे एक ही कमरे में दिख जाएंगे। हालांकि अभिनव ने विक्रम और रघुवीर को नहीं पहचाना था, लेकिन अभिनव नहीं चाहता था कि सभी लोग उसकी सीक्रेट आइडेंटिटी के बारे में जाने, इसलिए उसने जज स्वामी और डॉक्टर अनिरुद्ध को आंखें दिखाकर चुप रहने का इशारा किया। जज स्वामी ने तुरंत सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए कहा, विक्रम, क्या तुम हम लोगों का इंट्रोडक्शन नहीं करोगे? डॉक्टर अनिरुद्ध तुरंत समझ गया और बोला, हाँ हाँ हाँ, हम लोगों का इंट्रोडक्शन तो करवाओ। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ आओ, मैं आप सबसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ मेरी भतीजी अनन्या के बॉयफ्रेंड को, अभिनव गढ़वाल, स्काई ग्लोबल कंस्ट्रक्शन कंपनी का ओनर। अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो, और तुरंत ही वो गिफ्ट हरदेव पाल को देते हुए बोला, सॉरी दादाजी, मुझे नहीं पता था कि आप लोग भी यहाँ होने वाले हैं, इसलिए मैंने कोई खास गिफ्ट तैयार नहीं किया था। प्लीज ये एंटीक पेंटिंग मेरी तरफ से एक्सेप्ट कीजिए। ओरिजिनली ये गिफ्ट अभिनव जज स्वामी के लिए लाया था। तभी अनन्या ने हंसते हुए कहा, ये सब लाने की क्या जरूरत थी, और तुम इतने नर्वस क्यों हो रहे हो? यूजुअली तो तुम बहुत ही काम रहते हो। विक्रम हंसते हुए बोला, अरे अब एक साथ इतने सारे जाने माने और
पावरफुल लोगों से मुलाकात होगी तो कोई भी घबरा जाएगा। क्यों अभिनव? वैसे भी इनविटेशन पर मैंने अपना नाम नहीं डाला था, बेचारा इसीलिए कंफ्यूज हो गया होगा ये। माई सेल्फ विक्रमपाल सिंह, सिंह इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन का मालिक। ये सुनते ही अभिनव हैरान होते हुए बोला, अच्छा तो आप ही विक्रमपाल सिंह? मैंने आपका बहुत नाम सुना है। कंस्ट्रक्शन की दुनिया में आपका इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ा नाम है। प्लीज टू मीट यू। विक्रम ने हंसते हुए कहा, मी टू। मैंने तुम्हारे मुंबई में हो रहे रिनोवेशन प्रोजेक्ट के बारे में काफी सुना है। गुड जॉब। अभिनव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, थैंक यू अंकल। उसके बाद विक्रम ने एक एक करके सभी लोगों से उसका इंट्रोडक्शन शुरू किया, लेकिन तभी रघुवीर, जो कि इंटरनेशनल पेंटर था। दोस्तों, अगर आप सभी को सबसे पहले बिना वॉइस वाला एपिसोड चाहिए तो टेलीग्राम पर सर्च करें टाइगर जिंदा है। जो चैनल पहले नंबर पर आए उसको ज्वाइन कर ले। सबसे पहले एपिसोड सुनने के लिए सारे चैनल वाले यही से एपिसोड कॉपी करते हैं बिना वॉइस वाले एपिसोड के लिए, इसीलिए टाइगर जिंदा को ज्वाइन कर लो सब बिना वॉइस वाले एपिसोड के लिए। उसका ध्यान अभिनव की गिफ्ट की गई एंटीक पेंटिंग पर चला गया और वो बोला, अभिनव, आई हैव अ वीकनेस फॉर पेंटिंग्स। क्या मैं तुम्हारे लाए गिफ्ट को खोलकर देख सकता हूँ? अभिनव ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, क्यों नहीं। यह सुनते ही रघुवीर ने तुरंत पेंटिंग खोली। अचानक उसके मुंह से निकला, राजा रवि वर्मा की कृष्ण और यशोदा की पेंटिंग। रघुवीर एक झटके के साथ पीछे हट गया और अचानक उसके चेहरे पर गुस्सा छा गया। रघुवीर दांत पीसते हुए बोला, अभिनव, लोगों को बेवकूफ बनाना अच्छी बात नहीं है। तुम इतनी कम उम्र में यह सारी चालबाजी कहां से सीख गए? हाँ? अचानक कमरे का माहौल बहुत सीरियस हो गया। विक्रम बौखलाते हुए बोला, रघुवीर, क्या बात है? ऐसे क्यों बोल रहे हो? रघुवीर ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम ये सवाल मुझसे नहीं, इस लड़के से पूछो जो ये नकली पेंटिंग लेकर आया है। ये सुनते ही अचानक विक्रम के चेहरे पर गुस्सा छा गया। हरदेव पाल और अनन्या का चेहरा पीला पड़ गया था और डॉक्टर अनिरुद्ध और जज स्वामी बौखलाए हुए से रघुवीर को देख रहे थे, जैसे कि मानो वो कोई बहुत बड़ा गुनाह कर रहा हो। अनन्या ने तुरंत अभिनव को डिफेंड करते हुए कहा, रघुवीर अंकल, अभिनव कभी भी कोई फेक पेंटिंग गिफ्ट नहीं करेगा। डॉक्टर अनिरुद्ध ने सपोर्ट देकर कहा, अनन्या ठीक कह रही है रघुवीर, एक बार तुम पेंटिंग को ठीक से चेक करो, ऐसे ही मत बोलो। डॉक्टर अनिरुद्ध जानता था कि अभिनव किस फैमिली से आता था। गढ़वाल फैमिली का उत्तराधिकारी का कैंडिडेट होकर अभिनव कभी भी फेक पेंटिंग गिफ्ट नहीं कर सकता था। जज स्वामी ने कहा, रघुवीर, बस एक नजर देखकर तुम्हें कैसे पता चला कि पेंटिंग नकली है? तुम शराब के नशे में ज्यादा बोलने लगे हो, एक बार ठीक से चेक करो। रघुवीर ने घूरते हुए जज स्वामी को देखा और बोला, मैं पूरे इंटरनेशनल पेंटिंग कम्युनिटी में एक जाना पहचाना नाम हूं। क्या तुम्हें मेरे जजमेंट पर कोई शक है? राजा रवि वर्मा की इतनी फेमस पेंटिंग को मैं एक ही नजर में ही पहचान सकता हूं। जज स्वामी ने गुस्से से हड़काते हुए कहा, रघुवीर, तुम बड़े बेवकूफ हो। अनन्या अपने बॉयफ्रेंड को मिलवाने के लिए लेकर आई है और तुम उस पर ऐसे आरोप लगा रहे हो। जरा ठीक से चेक करो। जज स्वामी जानते थे कि अगर अभिनव रघुवीर पर नाराज हो गया तो रघुवीर की जिंदगी तबाह हो सकती थी, लेकिन रघुवीर पर तो अभिनव को सबक सिखाने का भूत सवार था और वो बोला, स्वामी, लगता है तुम्हें ज्यादा नशा हो गया है। तुम मुझे कोई छोटा मोटा पेंटर मत समझो। एक तो ये लड़का विक्रम के लिए नकली पेंटिंग लेकर आया है, ऊपर से तुम मुझे ही ज्ञान दे रहे हो। तुमने सुना होगा ना कि गिफ्ट की कीमत नहीं बल्कि उसके पीछे का इंटेंशन देखा जाता है। अगर इस लड़के के पास पैसे नहीं थे तो कोई सस्ती लेकिन ओरिजिनल पेंटिंग ले आता। जज स्वामी और डॉक्टर अनिरुद्ध मिलकर रघुवीर को इस वक्त पीटना चाहते थे, लेकिन वो दोनों मजबूर थे। रघुवीर अपने आप के लिए ही मौत का गड्ढा तैयार कर रहा था। रघुवीर अंकल, अगर पेंटिंग फेक होगी तो मैं अपनी गलती मान लूंगा, आप एक बार चेक तो कीजिए। अभिनव ने शांति से कहा। दरअसल अभिनव ने वो पेंटिंग खोलकर खुद भी नहीं देखी थी। ये पेंटिंग हंसराज खास तौर पर ढूंढ कर लाया था, इसीलिए उसे यकीन था कि पेंटिंग नकली नहीं हो सकती थी। लेकिन रघुवीर अभिनव पर चढ़ते हुए बोला, एक तो चोरी,
ऊपर से सीना जोरी। मेरा जजमेंट कभी गलत नहीं हो सकता। मुझे दोबारा देखने की कोई जरूरत नहीं है। रघुवीर को इतना शौर देखकर विक्रम भी गुस्से में आ गया और बोला, मारी हिम्मत कैसे हुई नकली पेंटिंग लाकर मुझे इंप्रेस करने की कोशिश करने की। मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है। मुझे अपनी भतीजी के लिए बस एक सच्चा ईमानदार लड़का चाहिए। तभी हरदेवपाल ने बीच में टोकते हुए कहा, विक्रम थोड़ा सोच समझ कर बात करो। लेकिन विक्रम अपना आपा खो चुका था। फिर भी उसने किसी तरह अपने आप को कंट्रोल कर लिया। अनन्या को समझ नहीं आ रहा था कि अभिनव की विक्रम से पहले ही मीटिंग इतनी खराब कैसे हो गई थी। तभी रघुवीर ने पेंटिंग को बिना देखे ही कहा, राजा रवि वर्मा की माता यशोदा और भगवान कृष्ण की पेंटिंग 3 साल पहले 25 करोड़ रुपए में बिकी थी। पेंटिंग की कीमत सुनते ही सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। भले वो सब बहुत अमीर लोग थे, लेकिन किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि पेंटिंग्स इतनी महंगी भी बिक सकती थी। यहाँ तक कि अभिनव भी पेंटिंग का रेट सुनकर हैरान रह गया और अपने आप से बोला, हंसराज जी भी हद करते हैं, इतना महंगा गिफ्ट कौन देता है। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए अभिनव ने हंसते हुए कहा, रघुवीर अंकल, माना कि मैं आप लोगों जितना अमीर और सक्सेसफुल नहीं हूँ, लेकिन 25 करोड़ का गिफ्ट तो मैं भी दे सकता हूँ। अभिनव बेटे, पैसा कमाना ठीक है, लेकिन पैसे का घमंड अच्छी बात नहीं। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? पेंटिंग 3 साल पहले 25 करोड़ की थी। अब इसका मार्केट रेट क्या होगा सोच लो। रघुवीर ने गंभीर होकर कहा। अभिनव रघुवीर का मतलब समझ गया था। रघुवीर ने आगे कहा, और जानते हो मुझे ये प्राइस कैसे पता चली? क्योंकि जब ये पेंटिंग ऑक्शन हो रही थी मैं वहां मौजूद था और 25 करोड़ में किसी अनजान आदमी ने इस पेंटिंग को खरीदा था और पिछले 3 साल से ये पेंटिंग दोबारा कभी देखी नहीं गई। अब तुम मुझसे ये मत कहना कि 3 साल पहले तुम इतने अमीर हो गए थे कि तुम 25 करोड़ की पेंटिंग खरीद सकते थे। ये सुनकर अनन्या के नाजुक शरीर में कभी दौड़ गई और वो अपने आप से बड़बड़ाने लगी। 3 साल पहले तो अभिनव की हालत बहुत खराब थी, उसके पास इतना पैसा भी नहीं था, तो फिर अभिनव ने ये पेंटिंग कैसे खरीदी होगी? नहीं, कहीं सचमुच में अभिनव फेक पेंटिंग तो नहीं लाया है। जैसे ही अनन्या के दिल में ये ख्याल आया, उसका दिल जोरों से धड़क उठा और वो घबरा गई। और वैसे भी रघुवीर की बात पर शक करने का कोई कारण नहीं था। वो महान पेंटर्स की लिस्ट में आता था और उसे दुनिया भर की पेंटिंग्स का बहुत ज्यादा ज्ञान था। रघुवीर ने सख्ती से कहा, अभिनव बेटा, तुम्हारी ऐसी हरकत से मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ। तभी विक्रम ने गुस्से से कहा, अनन्या तुम्हें पसंद करती है, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया था, लेकिन ये झूठ बोलकर तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है। मैं कभी भी अनन्या को एक झूठे इंसान के हाथ में नहीं सौंप सकता। मुझे लगता है कि अनन्या के लिए तुम्हारा प्यार भी झूठा है। तभी डॉक्टर अनिरुद्ध ने टोकते हुए कहा, विक्रम एक बार अभिनव का पक्ष भी सुन लो, क्या पता असली सच कुछ और हो। जज स्वामी ने कहा, रघुवीर, मुझे अभी भी लगता है कि तुम्हें दोबारा पेंटिंग देखनी चाहिए। तुम बहुत जल्दी में फैसला सुना रहे हो। अगर अभिनव की जगह कोई और होता तो शायद जज स्वामी रघुवीर की बात पर कभी सवाल नहीं खड़ा करते। मिस्टर स्वामी को बार बार सवाल खड़ा करते देख रघुवीर गुस्से से चिल्लाया, स्वामी, अगर तूने एक बार और मेरे फैसले पर सवाल खड़ा किया तो मैं गुस्से में कुछ भी कर सकता हूँ। पेंटिंग नकली है, मतलब नकली है, फाइनल डिसीजन। तभी विक्रम ने गुस्से में कहा, अभिनव, तुम अभी के अभी यहां से चले जाओ। विक्रम के उन शब्दों ने पूरे माहौल को बिल्कुल बिगाड़ दिया था। डॉक्टर अनिरुद्ध अभिनव की सबसे मुश्किल घड़ियों में भी अनन्या ने उसका साथ दिया था, इसलिए अभिनव नहीं चाहता था कि उसके वहां रहने से अनन्या के ऊपर कोई परेशानी हो। इसलिए अभिनव ने वहां मौजूद सभी लोगों को मुस्कुराते हुए देखा और बाहर निकल गया। अनन्या ने दौड़कर आवाज लगाई, अभिनव। अनन्या उसे रोकना चाहती थी, लेकिन विक्रम ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अनन्या, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अनन्या अचानक गुस्से से चिल्लाकर बोली, आप क्या समझाना चाहते हैं मुझे?
मेरे सुख दुख में उसने मेरा साथ दिया, मैं उसके बारे में सब जानती हूँ। ये कहते हुए अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। विक्रम ने समझाते हुए कहा, तुम मेरी भतीजी हो, मैं तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं होने दूंगा। अभिनव भले ही बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा, माना वो बहुत इंटेलिजेंट भी होगा, लेकिन जो इंसान अपनी झूठी शान दिखाने के लिए एक नकली पेंटिंग ला सकता है, वो तुमसे सच्चा प्यार कैसे करेगा? जिस रिश्ते की नींव झूठ पर रखी हो, वो रिश्ता टूटना तय है बेटा। तभी रघुवीर ने आगे बढ़ते हुए कहा, अनन्या बेटा, तुम्हारे अंकल ने हम लोगों को अभिनव को टेस्ट करने के लिए बुलाया था, जो बहुत ही सही डिसीजन था। अभिनव इस टेस्ट में बहुत बुरी तरह फेल हुआ था। अनन्या जानती थी कि विक्रम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था लड़के का सच्चा और ईमानदार होना, लेकिन यहाँ तो अनन्या को खुद ही अभिनव की सच्चाई पर शक हो चुका था, इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं बोल पाई। तभी विक्रम ने रघुवीर का हाथ थामते हुए कहा, रघुवीर, आज तुमने बड़ी मदद की। और फिर अनन्या की तरफ मुड़कर बोला, अनन्या, मैं कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। अगर अभी भी अभिनव सुधर सकता है तो मैं उसको एक और मौका देने के लिए तैयार हूँ। तुम लोगों की इतनी बड़ी हिस्ट्री रही है, इसलिए मैं उसको ऐसे रिजेक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन फिलहाल मेरा यही फैसला है कि अभिनव एक अच्छा लड़का नहीं है। तभी डॉक्टर अनिरुद्ध ने शराब का एक गिलास जमीन पर पटकते हुए कहा, रघुवीर, लगता है बुढ़ापे की वजह से तुम्हारी आंखें अंधी हो चुकी है, तुम हीरे की परख नहीं कर पाए। ये सुनते ही विक्रम, अनन्या और खासकर रघुवीर हैरान रह गए। रघुवीर डॉक्टर अनिरुद्ध की बात का जवाब देने ही वाला था कि तभी डॉक्टर अनिरुद्ध ने रघुवीर की छाती पर धक्का देते हुए कहा, तुम गुस्से में पागल हो जाते हो और सोचते भी नहीं हो कि किससे बात की जा रही है। रघुवीर भी गुस्से से आग बबूला हो गया और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई धक्का देने की? क्या मतलब है कि मैं अंधा हो गया हूँ? तुम लड़ना चाहते हो? वो सभी लोग काफी उम्र दराज थे और अपने अपने फील्ड में माहिर भी, लेकिन इस वक्त वो सब एक दूसरे से हाथापाई करने पर उतर आए थे। डॉक्टर अनिरुद्ध ने रघुवीर को गुस्से भरी लाल आंखों से घूरते हुए कहा, तुम वो बेवकूफ हो जो किसी पावरफुल इंसान की काइंडनेस को उसकी वीकनेस समझ लेते हो, और लड़ाई की बात तुम क्या करोगे? मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। लड़ाई में अगर मैं घायल हुआ तो अपना इलाज खुद कर लूंगा, लेकिन तुम घायल हो गए तो फिर अपना इलाज करवाने तुम्हें मेरे पास ही आना पड़ेगा। ये रघुवीर भी गुस्से से बौखला उठा था। विक्रम और हरदेवपाल ये सब देखकर दंग रह गए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। तभी जज स्वामी ने रघुवीर को इस तरह देखा मानो वो कोई हलाल होने वाला बकरा हो और बोले, रघुवीर, ओ मेरे प्यारे रघुवीर, तुम गधे के गधे ही रहे। अनिरुद्ध बिल्कुल सही कह रहा है। मिस्टर स्वामी की बात सुनकर रघुवीर शॉक के मारे बस यही बोल पाया, स्वामी तुम भी? उन सभी लोगों में स्वामी सबसे ज्यादा शांत खड़े थे और वो एक हाई रिस्पेक्टेबल पोजीशन भी होल्ड करते थे। तभी विक्रम ने घबराते हुए पूछा, अनिरुद्ध, स्वामी, तुम दोनों के कहने का मतलब क्या है? डॉक्टर अनिरुद्ध ने गुस्से से पेंटिंग की ओर इशारा करते हुए कहा, रघुवीर गधे, एक बार फिर से पेंटिंग को ध्यान से देख। अगर ये अभिनव की दी हुई पेंटिंग नकली निकले तो मैं डॉक्टर की अपनी नौकरी ही छोड़ दूंगा। ये सुनकर रघुवीर को तो मानो बिजली का झटका लग गया और वो अपनी जगह पर खड़ा का खड़ा रह गया। रघुवीर अपने आप से बोला, स्वामी और अनिरुद्ध दोनों ही काफी देर से अभिनव को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सचमुच मुझसे गलती हो गई? रघुवीर ने तुरंत वो पेंटिंग उठाई और उसे टेबल के ऊपर फैलाकर गौर से देखने लगा, यहाँ तक कि उसने अपना मैग्नीफाइंग ग्लास निकालकर ध्यान से पेंटिंग को चेक किया। कुछ देर तक कमरे में बिल्कुल सन्नाटा छाया रहा। अचानक रघुवीर के हाथ से मैग्नीफाइंग ग्लास छूट गया और जमीन पर गिरने की वजह से हुई आवाज ने कमरे के सन्नाटे को तोड़ दिया। रघुवीर की आंखें फटी की फटी रह गई और वो कांपती आवाज में बोला, ये तो सचमुच असली पेंटिंग है। लेकिन ये पेंटिंग आखिर अभिनव जैसे कम उम्र के लड़के के हाथ में कैसे आ गई? रघुवीर की बात सुनकर विक्रम मानो शौक में चला गया था। अनन्या
जो अभी तक आंखों में आंसू लेकर चुपचाप खड़ी थी, चिल्लाते हुए बोली, दादाजी, अंकल, मैंने कहा था ना अभिनव कभी भी नकली पेंटिंग लेकर नहीं आएगा, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और उसे यहाँ से भगा दिया। हरदेवपाल और विक्रम के चेहरे पर 12 बज चुके थे, क्योंकि अगर ये पेंटिंग सही थी तो विक्रम ने अभी अभी अभिनव के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। जसस्वामी धीरे धीरे चलते हुए विक्रम के पास आए और बोले, विक्रम, कुछ बातें हैं जो मैं सीधे तो नहीं बता सकता, लेकिन तुम्हारा होने वाला दामाद लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। स्वामी को इस वक्त विक्रम और रघुवीर की बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि वो जानते थे कि दामोदर, जो गढ़वाल परिवार के मौजूदा राजा थे, अभिनव को कितनी ज्यादा वैल्यू देते थे, और अगर अभिनव सचमुच रघुवीर और विक्रम से नाराज हो जाता तो उन दोनों की जिंदगी तबाह हो सकती थी। लेकिन साथ ही साथ मिस्टर स्वामी विक्रम को पूरी डिटेल भी नहीं दे सकते थे कि आखिर अभिनव की असली आइडेंटिटी क्या थी। विक्रम की आंखें फैल चुकी थी और वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी डॉक्टर अनिरुद्ध ने जमीन पर पैर पटकते हुए चिल्लाकर कहा, रघुवीर, हम लोग जवानी के दिनों से दोस्त हैं, इसलिए ये सब मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो भी कि अभी अभिनव के पास जाओ और माफी मांग लो, वरना तुम्हारा बहुत बुरा हाल होने वाला है। दुनिया के महान पेंटर्स में से एक गिने जाने वाले रघुवीर का शरीर कांप उठा। उसका अपना एक ऑरा था, यहाँ तक कि उसे इंटरनेशनल फोरम्स पर कई बार बुलाया जाता था। माफी जैसा शब्द उसकी डिक्शनरी में था ही नहीं। रघुवीर को अपनी जगह पर चुपचाप खड़ा देखकर डॉक्टर अनिरुद्ध ने चिल्लाकर कहा, बेवकूफ कहीं के, तुम्हें मेरे या स्वामी की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। जज स्वामी ने गहरी सांस छोड़ी और कहा, अनिरुद्ध ठीक कह रहा है, अभिनव से माफी मांगने में कोई शर्म नहीं है। रघुवीर स्वामी की बात उसके लिए बहुत मायने रखती थी। रघुवीर ने गहरी सांस ली और तुरंत बाहर की ओर दौड़ गया। अनन्या भी एक्साइटमेंट के मारे खुश होते हुए रघुवीर के पीछे जाते हुए बोली, दादाजी, अंकल, मैं भी जाकर अभिनव को रोकती हूँ और उससे रात यही रुकने के लिए इनवाइट करती हूँ। सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो चुकी थी, इसलिए अनन्या खुश थी। ऐसी कौन सी लड़की होगी जो ये न चाहे कि उसके पसंद के लड़के को उसके घर वाले भी पसंद कर ले। हरदेवपाल और विक्रम अभी भी अपनी जगह पर शॉक्ड खड़े थे, खासकर विक्रम। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक सिंपल सी मीटिंग इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग में बदल जाएगी। विक्रम ने जज स्वामी और डॉक्टर अनिरुद्ध को देखते हुए कहा, हम लोगों की इतनी पुरानी दोस्ती है, उसके बावजूद भी तुम अभिनव की असली आइडेंटिटी मुझसे छुपा रहे हो। आखिर अभिनव है कौन? जज स्वामी ने सिर हिलाते हुए कहा, विक्रम, तुम्हें लगता होगा कि तुम बहुत बड़े एम्पायर के मालिक हो, दुनिया भर में तुम्हारा नाम है ना? विक्रम ने ये सुनकर हाँ में सिर हिलाया, क्योंकि वो अपने अचीवमेंट्स को वाकई बहुत बड़ा मानता था। वो आसानी से अनन्या के लिए किसी भी बड़े से बड़े रॉयल परिवार या फिर बिजनेस टाइकून का रिश्ता लेकर आ सकता था। तभी जज स्वामी ने कहा, तुम चाहे कितने भी बड़े बिजनेसमैन हो, तुम्हारे पास कितना ही पैसा क्यों ना हो, तुम अभिनव की पावर का अंदाजा तक नहीं लगा सकते। तुम कभी भी उसकी दौलत की बराबरी नहीं कर पाओगे। ये सुनकर विक्रम हैरान रह गया। वो और किसी की बात पर शायद भरोसा न करता, लेकिन मिस्टर स्वामी की बात उसके लिए बहुत वजनदार थी। इससे पहले कि विक्रम कुछ रिएक्ट कर पाता, डॉक्टर अनिरुद्ध ने कहा, स्वामी बिल्कुल ठीक कह रहा है। तभी हरदेवपाल ने आगे आकर कहा, उन लोग साफ साफ क्यों नहीं बताते आखिर अभिनव है कौन? वैसे हम जानते हैं कि वो माफिया किंग का लीडर टाइगर है। तभी जज स्वामी ने कहा, माफिया किंग शायद इंडिया के लेवल पर काफी बड़ा ग्रुप था, लेकिन अभी अभिनव की जो असली आइडेंटिटी है उसके मुकाबले वो कुछ भी नहीं था। बस मैं इतना ही बता सकता हूँ कि आप लोगों को खुश होना चाहिए कि आपको इतना काबिल दामाद मिला है। ये कहते हुए जज स्वामी और डॉक्टर अनिरुद्ध वहां से बाहर निकल गए। विक्रम को अपने दोस्तों की दोस्ती पर बिल्कुल भी शक नहीं था। थोड़ी देर बाद हरदेवपाल ने कहा, विक्रम, तुम्हें क्या लगता है? विक्रम ने गहरी सांस छोड़ी और बोला,
अनिरुद्ध और स्वामी इस मामले में मजाक तो बिल्कुल नहीं करेंगे। हरदेव पाल ने कुर्सी पर बैठकर घबराते हुए कहा, तुमने अभी अभी बेचारे अभिनव के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कुछ सेकंड्स के पॉज के बाद हरदेव ने कहा, अगर हम कुछ और दिन के लिए यहाँ रुक जाए तो हम अभिनव और अनन्या के लिए एक एंगेजमेंट सेरेमनी रख सकते हैं। वो अच्छा मौका होगा। तुम वहाँ पर अभिनव से माफी मांग लेना और सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लेना। माफी शब्द सुनते ही विक्रम चिढ़ गया और वो बोला, क्या मेरा अभिनव से माफी मांगना ठीक रहेगा? हरदेव पाल ने गुस्से में कहा, तो तुम क्या चाहते हो कि हमारी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाए? वो दोनों तो अच्छा खासा आपस में शादी कर ही रहे थे ना। तुम्ही कोई अभिनव को टेस्ट करने का बहुत शौक था। अब गलती तुमसे हुई है तो माफी भी तुम ही मांगोगे। विक्रम ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, ठीक है, बस एक परेशानी है। अगर हम 2-3 दिन और यहाँ पर रुकेंगे तो गढ़वाल परिवार से हमारी मुलाकात फिर से पोस्टपोन हो जाएगी। हरदेव पाल ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम गढ़वाल फैमिली के साथ दोस्ती बनाकर अपने बिजनेस को और भी ऊंचाई पर ले जाना चाहते हो, लेकिन दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं है। हमें अपनी बेटी की खुशियों का भी ख्याल रखना होगा। मैं इस वक्त अनन्या और उसकी खुशियों को बिल्कुल भी दांव पर नहीं लगा सकता। पहले ये एक बार मुझसे गलती हो चुकी है। विक्रम कुछ कहने वाला था कि हरदेव पाल ने बात काटते हुए कहा, मैंने कह दिया ना, बस कह दिया। एक अच्छे खासे बने बनाए रिश्ते को तुमने खराब किया है। ठीक भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने, उनको अलग करने से किसी का फायदा नहीं होगा। विक्रम ने आखिरकार हार मानते हुए कहा, मैं परसों के दिन एक बैंक्वेट अरेंज करता हूँ और वही अभिनव से माफी मांगकर अनन्या की शादी की बात भी कर लूंगा। ये सुनकर हरदेव पाल के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। जब तक अनन्या और रघुवीर पार्किंग लॉट तक पहुंचे तब तक अभिनव ऑलरेडी अपनी गाड़ी में निकल चुका था। अनन्या ने अभिनव की गाड़ी को जाते हुए देख लिया था। रघुवीर ने सिक्योरिटी मैनेजर को बुलाया और अभिनव के बारे में पूछने लगा। रघुवीर जानता था कि स्वामी और अनिरुद्ध उसके साथ मजाक में इस तरह की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। अनन्या ने तुरंत अभिनव को कॉल किया और बोली, अभिनव, इतना भी गुस्सा ठीक नहीं है। तुम इतनी जल्दी घर क्यों चले गए? प्लीज गुस्सा मत हो, प्लीज। अभिनव ने मुस्कुरा कर कहा, मैं गुस्सा नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन अनन्या फिर भी समझाते हुए बोली, तुम्हारी पेंटिंग को लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लेकिन अब सब कुछ समझ आ चुका है कि वो पेंटिंग फेक नहीं थी। रघुवीर अंकल ने पेंटिंग को ठीक से चेक किया और वो तुमसे माफी भी मांगना चाहते हैं। प्लीज घर मत जाओ, आज रात यही रुक जाओ, प्लीज। अनन्या को अंदर ही अंदर बहुत गिल्ट हो रहा था, जैसे कि उसने अभिनव के साथ कुछ बहुत गलत कर दिया हो। अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं नाराज होकर नहीं जा रहा हूँ। मैं तो बस ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारे अंकल तुम्हारे ऊपर गुस्सा करे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम आराम करो, हम जल्दी मिलेंगे। ये कहते हुए अभिनव ने फोन काट दिया। गाड़ी के अंदर हंसराज ने अभिनव की ओर देखते हुए कहा, अभिनव, तुम्हें सचमुच में गुस्सा नहीं आ रहा? अभिनव ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं। मेरी हर मुसीबत की घड़ी में अनन्या ने मेरा साथ दिया, फिर ऐसी छोटी मोटी बात पर मैं उससे नाराज कैसे हो सकता हूँ? ये कीमत बहुत ज्यादा है। हंसराज ने कंधे उचकाते हुए कहा, लेकिन दामोद ठीक है ना ब्रो। से डिनर के वक्त खुश होकर एक पूरा ऑयल फील्ड गिफ्ट कर दिया था। अभिनव ये सुनकर कुछ पलों के लिए शॉक में चला गया। वापस घर पहुंचने के बाद अभिनव को एक के बाद एक पहले डॉक्टर अनिरुद्ध और फिर जज स्वामी का फोन आया। दोनों ने ही रघुवीर और विक्रम की तरफ से माफी मांगी और रिक्वेस्ट की कि अभिनव इस मामले को ज्यादा न बढ़ाए, जबकि अभिनव ने फाइनली साफ शब्दों में बोल दिया था कि वो रघुवीर या विक्रम से बिल्कुल भी नाराज नहीं है। तभी उन लोगों ने चैन की सांस ली। फोन कटने के बाद फाइनली
अभिनव अपने घर पर शांति से बेड पर लेटा और खुद से बोला, हमारे बैकग्राउंड का हमारी लाइफ पर कितना ज्यादा असर पड़ता है। अगर डॉक्टर अनिरुद्ध या जश स्वामी को मेरे बैकग्राउंड के बारे में न पता होता तो शायद वो रघुवीर को ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए भी कभी फोर्स ना करते और फिर मेरा और अनन्या का रिश्ता शायद हमेशा के लिए टूट जाता। लेकिन अगर रघुवीर को मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता होता तो शायद वो मेरी पेंटिंग पर कभी सवाल खड़ा करता ही नहीं। इस दुनिया में सब कुछ पावर का खेल है, विनर टेक्स इट ऑल, और मुझे विनर बनना ही पड़ेगा। अगले 2 दिनों तक अभिनव की लाइफ में सब कुछ शांत रहा। अनन्या कई बार वाणी को जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए घर पर भेज देती थी और इसी बहाने अभिनव का हाल चाल वाणी के थ्रू पता कर लेती थी। जब भी वाणी घर में आती थी तो कबीर के चेहरे पर लगातार एक मुस्कुराहट रहती थी। वे दोनों बैठकर घंटों बातें करते थे, लेकिन हमेशा अभिनव के आते ही ठिठक कर अलग अलग अपने काम में जुट जाते थे। दूसरी तरफ अभिनव की कंपनी स्काई ग्लोबल का प्री सेल्स भी बहुत सक्सेसफुली चल रहा था। लगभग 1 हफ्ते में 3 प्रॉपर्टीज को कंप्लीटली सेल आउट करना अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट थी। अभिनव जानता था कि अभी भी स्काई ग्लोबल इंडिया और कनाडा में ही एक्सप्लोर कर रही थी। अभी भी इंटरनेशनल लेवल पर जाने के लिए उसे और बड़ा बनने की जरूरत थी। हालांकि ब्रा रियल एस्टेट के मर्जर होने के बाद उसका स्टेटस बहुत ऊंचा हो गया था, लेकिन अभी भी पूरी दुनिया में कई बड़े प्लेयर्स कंस्ट्रक्शन में अपना बोलबाला रखते थे, जैसे कि याइक्स ग्रुप और विक्रम का सिंह इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन। अभिनव जानता था कि अगर उसे सचमुच में अधिराज, पुखराज और ऋषिराज से कंपीट करना था तो उसे फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होने की जरूरत थी। अभिनव ये भी जानता था कि अगर अम्मा जी या बाकी के फैमिली मेंबर्स ने उसके खिलाफ इस क्रूशियल मोमेंट में मुसीबत खड़ी की तो उसका बना बनाया बिजनेस हमेशा के लिए बर्बाद भी हो सकता था। दूसरी तरफ अनन्या लगातार अभिनव को मैसेज और कॉल पर उसका हाल चाल पूछती रहती थी। अभिनव के लाख बार समझाने पर भी उसे यकीन नहीं होता था कि अभिनव विक्रम और रघुवीर के साथ मीटिंग के बाद भी नाराज नहीं था। अगली सुबह अभिनव सुबह सूरज निकलने से पहले कबीर के साथ अपनी हार्डकोर फाइटिंग ट्रेनिंग में बिजी था। तभी उसे प्रकाश का फोन आ गया। जैसे ही अभिनव ने कॉल उठाया, प्रकाश की घबराई हुई आवाज आई। बॉस, न्यूज़ देखो, हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। अभिनव ने शांति से कहा, ऐसी क्या बातें कर रहे हो, जैसे आसमान गिर पड़ा हो। प्रकाश चिल्लाते हुए बोला, बॉस, आसमान ही टूट के गिरा है, न्यूज़ तो देखो। ये सुनकर अभिनव थोड़ा सीरियस हो गया और बोला, इस वक्त मैं न्यूज नहीं देख सकता, जल्दी बताओ क्या बात है। प्रकाश ने कांपती हुई आवाज में कहा, याइक्स इंटरनेशनल ने मुंबई के स्लम एरिया में से अपना प्रोजेक्ट विड्रॉ करने का अनाउंस कर दिया है। ये खबर अभिनव को किसी शॉक की तरह लगी। एक पल के लिए अभिनव का दिमाग बिल्कुल सुन पड़ गया, जैसे कि मानो उसे प्रकाश की कोई बात सुनाई ही न दी गई हो। कबीर ने घबराते हुए पूछा, बॉस क्या हुआ है? कबीर की आवाज से अचानक अभिनव वापस रियलिटी में आया और बोला, ठीक है प्रकाश, मैं समझ गया। ये कहते हुए उसने फोन काट दिया, लेकिन फोन कटने के बावजूद भी अभिनव ने काफी देर तक फोन अपने कान से लगाए रखा, जैसे कि मानो उसे उम्मीद थी कि प्रकाश कह देगा कि ये सब कुछ एक मजाक था। अभिनव की ऐसी हालत देखकर कबीर भी एक पल के लिए घबराकर बोला, बॉस कुछ तो बोलो, क्या हुआ? अभिनव ने गुस्से से दांत पीसते हुए अपने आप से कहा, अम्मा जी ने आखिर अपनी औकात दिखाई दी। मुझे खत्म करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी चाल चली है। दरअसल याइक्स गढ़वाल रियासत का फैमिली बिजनेस था और हंसराज ने दामोदर की परमिशन के साथ ही मुंबई में याइक्स का नया प्रोजेक्ट शुरू करने की न्यूज फैलाई थी, जिसकी वजह से मार्केट प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे और इस बात से अभिनव को बहुत फायदा हुआ था। लेकिन अचानक कंपनी के प्रोजेक्ट वापस खींच लेने की वजह से पूरा मार्केट हिलने वाला था और घरों की कीमतें बहुत नीचे गिरने वाली थी। अभिनव ने अपने आप से कहा,
वो तीनों भाई जरूर मेरे खिलाफ ये चाल बहुत लंबे समय से इस्तेमाल करना चाहते होंगे, लेकिन फाइनली उन्हें अम्मा जी की तरफ से अप्रूवल मिल गया होगा। कबीर ने डरते हुए फिर पूछा, बॉस तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, क्या हुआ है? अभिनव ने एक गहरी सांस ली और बोला, सब ठीक है, आज प्रैक्टिस करने का मूड नहीं है, चलो घर चलते हैं। ये कहते हुए अभिनव तुरंत ही घर आ गया और सोफे पर लेटकर आगे के बारे में सोचने लगा। वाणी रात को घर में ही रुक गई थी और इस वक्त वो सभी के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी, लेकिन ये न्यूज सुनकर घर में मौजूद सभी लोगों की भूख मर चुकी थी। टीवी पर लगातार न्यूज चल रही थी कि कैसे याइक्स कंपनी ने मुंबई के अपने प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए थे। इस न्यूज ने एक तरह से अभिनव के सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया था। हंसराज ने अभिनव के बगल में बैठकर कहा, अभिनव चिंता मत करो, दामोदर सर जरूर इस बारे में कुछ न कुछ सोच रहे होंगे। अभिनव ने धीमे से कहा, लेकिन अगर वो मदद कर सकते तो ये न्यूज बाहर ही क्यों आती? शायद स्काई ग्लोबल का सफर यही तक था। अभिनव को इस तरह से डिप्रेस देखकर हंसराज भी शांत हो गया। दूसरी तरफ वाणी ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करके खुश होती हुई आई और बोली, ब्रेकफास्ट रेडी है, जल्दी से आकर नाश्ता कर लो। सबके लटके हुए चेहरे देखकर वाणी ने कहा, अभिनव सर, हंसराज जी, कबीर, आओ ना। क्या हुआ? कबीर ने मौके की नजाकत को समझते हुए वाणी को अकेले में ले जाकर समझाया, इस वक्त सिचुएशन ठीक नहीं है, नाश्ता बनाने के लिए थैंक यू, लेकिन तुम्हें इस वक्त यहां से जाना पड़ेगा, सॉरी। वाणी समझ चुकी थी कि जरूर कोई बहुत बुरी न्यूज होगी, इसीलिए उसने बिना सवाल जवाब किए तुरंत अपना सामान उठाया और बाहर निकल गई। तभी मोंटी का फोन आया। जैसे ही अभिनव ने फोन उठाया, भारती की घबराहट भरी आवाज आई, अभिनव बेटा, तू ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू टेंशन मत ले। अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा, सब ठीक है माँ, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, तुम बस अपनी तबीयत का ख्याल रखो। अभिनव को शांत देखकर भारती भी थोड़ा शांत होती हुई बोली, लेकिन अभिनव, टीवी पर जो न्यूज आ रही है। अभिनव ने झूठा कॉन्फिडेंस दिखाते हुए कहा, माँ, आज तुम काहे इन बिजनेस की बातों में घुस गई हो? तुम बस ये चिंता करो कि जल्दी मेरी शादी हो और फिर तुम मेरे बच्चों को गोदी में खिलाओ। बिजनेस में इस तरह की न्यूज तो आती ही रहती है, पहले भी मैं कई बार ऐसी सिचुएशन का सामना कर चुका हूँ। भारती ने घबराते हुए कहा, तू मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा है ना? अभिनव ने मुस्कुरा कर कहा, बिल्कुल नहीं, ये सिचुएशन भी मैं हैंडल कर लूंगा। ये कहते ही अभिनव ने फोन काट दिया। अचानक उसके चेहरे की मुस्कुराहट हवा हो गई। अभिनव जानता था कि इस बार वो बिल्कुल मजबूर था। उसने किसी तरह कबीर और हंसराज के साथ ब्रेकफास्ट किया और जल्दी से गाड़ी में बैठकर कंपनी की तरफ निकल गया। कंपनी के बाहर ही सभी एम्प्लॉइज झुंड बनाकर खड़े थे और बड़ी सी टीवी पर ये न्यूज देख रहे थे। किसी भी एम्प्लॉय को उम्मीद नहीं थी कि कल तक वो एक सक्सेसफुल कंपनी की तरह लगातार प्रॉपर्टी बेचकर पैसा कमा रहे थे और आज उनके लिए न्यूज में ये मौत का फरमान सुनाया जा रहा था। प्रकाश भी फ्लाइट पकड़कर कनाडा पहुंच चुका था। सभी लोगों ने उसे घेर रखा था और पूछ रहे थे, प्रकाश जी, अभिनव सर कितने बजे तक आएंगे? न्यूज देख देखकर हम लोग पागल हो जाएंगे। क्या सचमुच में याइक्स ने प्रोजेक्ट वापस खींच लिया है? अगर ये सच है तो प्रॉपर्टी के रेट्स बहुत बुरी तरह गिरने वाले हैं। आखिरकार वही हुआ जो सच था। थोड़ी देर में अभिनव कबीर के साथ कंपनी गेट के पास पहुंचा, जहां एम्प्लॉइज झुंड बनाकर खड़े थे। अभिनव ने एक शांत भाव से कहा, क्या तुम लोगों ने इतनी जल्दी अपना सारा काम निपटा लिया है? सभी लोगों की नजर अभिनव की ओर पलट गई। प्रकाश तेजी से आगे बढ़ते हुए बोला, बॉस, आप फाइनली आ ही गए। अभिनव ने प्रकाश को घूरते हुए कहा, तुम लोगों ने यहाँ भीड़ क्यों लगा रखी है? क्या हमारे प्रोजेक्ट्स का काम पूरा हो चुका है? अगर नहीं तो जल्दी वापस काम पर लगो। ये कहते हुए
अभिनव सीधे अपने ऑफिस की तरफ निकल गया। अभिनव को इतना शांत और कॉन्फिडेंट देखकर ऑफिस के एम्प्लॉयज की जान में जान आई और वो जल्दी से अपने काम पर जुट गए। उन्हें यकीन था कि अभिनव पिछली बार की तरह ही सब कुछ संभाल लेगा, जैसा कि अभिनव ने ब्रा रियल एस्टेट के वक्त किया था। प्रकाश ने अपने आप से कहा, हो सकता है बॉस ने ऑलरेडी कोई बैकअप प्लान सोच रखा हो। अभिनव ऑफिस के अंदर एक कुर्सी खींचकर फ्रस्ट्रेशन में सर पकड़कर बैठ गया। वो अपने एम्प्लॉयज के सामने घबराहट नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन उसे भी मालूम था कि इस बार वो कंपनी को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। अभिनव अपने दोनों हाथों से माथे को रगड़ते हुए बोला, कबीर, अगर कभी कोई तुम्हारे गले पर तलवार लगा दे तो तुम क्या करोगे? कबीर ने बिना झिझके कहा, मैं उसको जान से मार डालूंगा। ये सुनकर अभिनव हैरान रह गया और फिर खुद से बोला, कबीर जैसा खतरनाक फाइटर ही ऐसी बात बोल सकता है। अगर तुम्हारे गले पर तलवार हो तो तुम अपनी जान बचाने की सोचते हो, दूसरे की जान लेने की नहीं। लेकिन कबीर कुछ अलग ही मिट्टी से बना है, लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकता। मेरा सामना इस बार अम्मा जी से है। अभिनव अभी इन सभी बातों में उलझा ही हुआ था कि तभी कई सारे इंडियन बेस्ड कैनेडियन इन्वेस्टर्स ने उसके ऑफिस के बाहर भीड़ जमा कर दी, क्योंकि न्यूज में लगातार दिखाया जा रहा था कि प्राइसेस गिरने की वजह से केवल स्काई ग्लोबल के मालिक को फायदा हुआ था और सभी इन्वेस्टर्स के पैसे डूब चुके थे। सभी लोग अभिनव से बहुत ज्यादा नाराज थे। गुस्से और नफरत के साथ वे लोग बैनर्स और होर्डिंग्स लेकर अभिनव के ऑफिस के बाहर आकर प्रोटेस्ट करने लगे। तभी कुछ प्रोटेस्टर्स ने वायलेंट होकर ऑफिस का सामने का कांच का गेट तोड़ दिया। इस तरह का शोर शराबा सुनकर अभिनव के चेहरे पर एक गुस्सा छा गया। प्रकाश तेजी से दौड़ता हुआ आया और बोला, बॉस, एक बड़ी दिक्कत हो गई है। मुंबई में हमारे जितने भी सेल्स सेंटर्स थे और कंपनी का ऑफिस था, वहां पर लोगों ने तोड़फोड़ कर दी है। और तो और नीचे भी कुछ लोग तोड़फोड़ मचाने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनली अम्मा जी की तरकीब काम करने लगी थी। कबीर, जो कि बगल में ही खड़ा था, गुस्से से बोला, बॉस, मैं जाकर उन लोगों को ठिकाने लगाता हूं। अभिनव ने तुरंत कबीर को रोकते हुए कहा, इस मामले में उन लोगों की कोई गलती नहीं है। एक साथ पब्लिक का पैसा इस तरह डूबेगा तो उन्हें गुस्सा आएगा ही। वे बेचारे भी सब में विक्टिम्स हैं। अभिनव ने प्रकाश की तरफ देखकर कहा, तुम मुंबई ब्रांचेस में अपने लोगों को भेजो ताकि वे लोगों को समझा सके और टेम्पररी प्री सेल्स को भी रोक दो। प्रकाश को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभिनव क्या करना चाहता था, इसलिए वो बोला, बॉस, लेकिन हमारा इसके बाद प्लान क्या है? इस तरह तो हम लोग बहुत मुसीबत में फंस जाएंगे। अभिनव ने एक गहरी आवाज में कहा, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। कबीर ने प्रकाश को बाहर जाने का इशारा करते हुए कहा, बॉस ने बोल दिया है तो वो जरूर कोई रास्ता ढूंढेंगे। फिलहाल लोगों को शांत करो। अभिनव के पास इस वक्त बस एक ही उम्मीद थी कि दामोदर जल्द ही इस फैसले को पलट देगा। उसे बस किसी तरह अब आने वाले कुछ दिनों तक लोगों को मना कर रखना था। इस वक्त ये एक वेटिंग गेम बन चुका था कि कौन कितनी देर तक अपने फैसले को